हाँ जी बेटा जी, फिर कैपिटल गेन को और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं चाहता था कि थोड़ा बेसिक से ना एक आधा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ही बेसिक, ताकि जो आपको अभी अंडरस्टैंडिंग बैठी है उसे देखते हैं। फिर कोशिश करते हैं जी कुछ 50C वगैरह ऐसे सेक्शन भी आज कवर करने की। तो ये हमारी जो अपनी असाइनमेंट होती है क्लास की, हम उसमें जा रहे हैं। पहला सवाल देख रहे हैं जी, इसमें बहुत ही बेसिक होगा। देखो जी क्या लिखा है। मिस्टर एक्स परचेज वन हाउस ऑन 1/7/2007 फॉर 3,50,000 हाउस। चाहे वो इसमें खुद रह भी रहा हो, ये इमूवेबल आइटम है, ये पर्सनल इफेक्ट नहीं बनेगा, हमेशा ही कैपिटल एसेट माना जाएगा, पहले तो ये याद रखना। ही कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट फ्लोर 110/16, 4 लाख रुपए, इंप्रूवमेंट हो रही है। कंस्ट्रक्टेड द सेकंड फ्लोर 110/17, 6 लाख रुपए। थर्ड फ्लोर 110/19, 7 लाख रुपए। फाइनली ये घर आपने 2025-26 में 1,20,00,000 का बेच दिया। सेलिंग एक्सपेंसिव 2% है। टैक्स टुक्स कंप्यूट करने की बात नहीं करेंगे, वहां तक अभी रिवाइज नहीं करवाया। बेसिक बातें देखेंगे। सर कैपिटल एसेट है ये? यस सर, कैपिटल एसेट डेफिनेटली है। रेजिडेंशियल हाउस जो है, शॉप भी हो अगर आपकी, वो कैपिटल एसेट होगी। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से काउंट करना है? सर ये सिंपल केस है, बंदे ने खुद खरीदा, 1/7/2007 से गिनो, यहाँ तक आ जाओ, 24 मंथ से काफ़ी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म है। तो सर इसका तो सोल्यूशन सिंपल सा बनेगा। हाँ बेटा, ताई स्टार्टिंग में करवा रहे हैं। तो बेटा ये जो 1,20,00,000 है, यहाँ पे आपने फुल वैल्यू कंसिडरेशन में ये चीज़ लिख देनी है, 1,20,00,000। उसके बाद जी जो आपके एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक्सपेंसेस की जो बात है वो इतनी है भाई, 2% एक्सपेंस है आपका सेल प्राइस पे। तो 1,20,00,000 का 2% कर दो बेटा। 2% करोगे 1,20,00,000 का, तो वहां पे आपके पास आ जाएगा 2,40,000 रुपये। बाकी आप कैलकुलेशन चेक करनी है, कर सकते हैं। इससे आ जाएगी आपकी नेट सेल कंसिडरेशन 1,17,60,000। ठीक है भाई, 1,17,60,000 रुपये नेट आपको आए। अब आप स्टोरी देखें, बंदा क्या कह रहा है। सर बंदा कह रहा है कि उसने खुद ही घर खरीदा था 3.5 लाख का। सर क्या ये 1/4/2001 से पहले तो नहीं? नहीं सर, अगर वो होता तो फेयर मार्केट वैल्यू, एसडीवी, वो कलेश पढ़ सकते थे, क्योंकि ये हाउस है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो इसी माने। नए बच्चे हैं जी, 25-26 प्रीवियस ईयर वाले बच्चे हैं। इंडेक्सिंग यहाँ नहीं मिलती है, इंडेक्सिंग यहाँ नहीं मिलती है भाई, कितना भी लॉन्ग टर्म क्यों ना हो। तो 3.5 लाख रुपए को आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लोगे। 3.5 लाख रुपए आ गया जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। उसके बाद जी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की बातें आ रही हैं। यहाँ देखें जी, हमने सारा आपके लिए बनाया हुआ है कि अगर ये पहले होगा तो आपको ये देखना है, एसडीवी पे यदि कैपिंग भी करनी है। गिफ्ट इनहेरिटेंस में आया होगा तो आपको 49(1) देखना है। और इम्प्रूवमेंट अगर आपकी मान लो 1/4/2001 से पहले की है तो इग्नोर ही करना है। तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट मल्टीपल टाइम हुई। 4 लाख रुपए 2016-17 में, फिर उसके बाद 6 लाख रुपए, फिर उसके बाद 7 लाख, और सारी इंप्रूवमेंट बाद की है भाई। तो 4, 6 और 7, 4, 6 और 7, 17 लाख रुपए हो गए। अब अगर आपको ये लग रहा हो सर ये फाइल हमारे पास नहीं है, भाई आप एक व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको फाइल भेज दूंगा क्वेश्चन वाली, अगर आपको चाहिए होगी पूरी फाइल मिल जाएगी। ठीक है। तो ये खर्चे खुर्चे आपके जो इम्प्रूवमेंट के हैं दोबारा देख लें। 4 लाख, 6 लाख, 17 लाख, 7 लाख, टोटल मैंने 17 लाख की ना। अब भाई ठीक है, नॉर्मल वे में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ आने वाला है। देखो जी, 1,17,60,000 में से 3.5 लाख की तो बंदा कॉस्ट शो कर रहा है, 17 लाख की इंप्रूवमेंट वो शो कर रहा है। तो ये आपका 97.10 का एलटीसीजी इस केस में आ गया। एग्जाम्पशन सर अभी हमने ऐसा कुछ कराया नहीं है, जब वो करा देंगे तो उसकी बात भी करेंगे। अब इससे थोड़े से बेटर क्वेश्चन जिसमें 49(1) एक बार यूज हो जाए, फिर आगे का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वहां लिखा है कैफ परचेज्ड अ कमर्शियल बिल्डिंग इन उदयपुर फॉर दिस मच, 3,31,000, 27/11/2008। शी गिफ्टेड द प्रॉपर्टी टू हर फ्रेंड सलमान। कुछ पुट्ठा सीधा ना सोचने लग जाना। सोच तो आप क्या रहे हो मुझे पता है, जो सोच रहे हो कमेंट में लिख देना। तो कैफ ने बिल्डिंग खरीदी, मोहम्मद कैफ नहीं है भाई ये, कौन सी कैफ है आप समझ रहे हो। 27/11/2008 को खरीदी, अपने फ्रेंड सलमान को गिफ्ट कर दी।
18/12/2011 सर। 49(1) एक्टिवेटेड। आगे लिख के आता है 15/1/26 को सलमान सोल्ड दिस हाउस फॉर 1850। 1850 में उसने घर बेच दिया। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है 48,000। ठीक है जी, जो बेसिक चीजें हैं। फुल वैल्यू कंसिडरेशन आपके पास है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन आपके पास है। सर अभी मैं इसको ये भी बता दूं कि कुछ गिफ्ट ऐसे भी होते हैं कि जो गिफ्ट जब होता है उस वक्त टैक्स हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में हम वो चीज इग्नोर करके चल रहे हैं, समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन में हम वो चीज इग्नोर करके चल रहे हैं कि उसके लिए कुछ डाटा भी चाहिए होता है। और अगर गिफ्ट मिलते वक्त टैक्स हो गया तो 49(4) लगेगा। वो भी रिवीजन में पक्का करवाएंगे। अभी के लिए जी सेल वैल्यू सलमान के हाथ में 1850। 1850 में उसने ये घर बेच दिया। उसके बाद जी वो अपने कुछ एक्सपेंसेस क्लेम करता है। वो कहता है जी बेचते हो तो मेरे खर्चे हैं 48,000 के। 48,000 के खर्चे आप अलाउ करो मुझे। बिल्कुल हम अलाउ कर रहे हैं, ये इधर कर लो भाई। 48,000 आ गया जी, बिल्कुल जी। तो इसमें जी आपके पास इस वक्त बचा 18,02,000 रुपया नेट सेल कंसिडरेशन। अब यहाँ पे आप देखें कि भाई जो ये केस है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हम टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ गिफ्ट नहीं करा रहे। हम यही मान रहे हैं कि गिफ्ट टैक्स नहीं हुआ हो उस वक्त। तो 49(1) में जाना है। प्रीवियस ओनर है इसकी कैफ, उसने 2008 में खरीदा। उसी की कॉस्ट आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी। तो 3,31,000 आपकी कॉस्ट हम मानने के लिए यहाँ तैयार हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 331 आ गई। अब बेटा लॉन्ग शॉर्ट की भी रिवीजन करवा दूं? हाँ जी सर करवा दो। सर ये 2008 से ही पीरियड काउंट होगा, कल हमने देखा था। और यहाँ तक ये पीरियड आते आते 24 महीने से कहीं ज़्यादा हो गया है। तो ये केस भी आपका लॉन्ग टर्म में ही जाने वाला है। लॉन्ग टर्म में ही जाने वाला है, इंप्रूवमेंट कोई है नहीं है। 18,02,000 में से 331 आप हटा लो तो आपका टैक्सेबल LTCG जो है वो इतना आ जाएगा। क्या सर इतने आसान क्वेश्चन आ जाते हैं? नहीं बेटा, ये थोड़ा ज़्यादा वहम पाल रहे हैं आप। हाँ पॉइंट काम आ सकता है, जो ये प्रीवियस ओनर आपने देखा ये पॉइंट काम आ सकता है। उसमें एग्जम्पशंस वगैरह ये सब भी डालना पड़ेगा ना, तो पेपर का लेवल बनेगा। अगला एक और करवा देता हूँ। रेखा परचेजेज हाउस प्रॉपर्टी 6,50,000 28/12/99। ध्यान से बेटा 28/12/99 1/4/2001 से पहले हो गया। शी पेड रजिस्ट्रेशन फीस, ये जुड़ जाएगा भाई। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हो, स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो खरीदते हो, तो आपकी कॉस्ट का पार्ट है। फेयर मार्केट वैल्यू इस प्रॉपर्टी की इस दिन पे इतनी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतनी है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू कम ही है, स्टैम्प ड्यूटी को एक्सीड नहीं कर रही। अब उसने यहाँ लिखा है कि शी कंस्ट्रक्टेड द फ्लोर ऑन 10/12/13 और उस पर कितना खर्चा आया बताया। फिर उसने इस प्रॉपर्टी को आपके ईयर में बेच दिया 96 लाख में। एक्सपेंसेस हुए 96,000 के। तो सबसे पहले तो भाई इसमें जब आप सोल्यूशन में जाओगे तो FVC बहुत ही क्लियर है आपको। FVC आपने यहाँ 96 लाख लिख दी है, 96 लाख की FVC आ गई। फिर उसके बाद आपने देखा कि रेखा भी क्लेम कर रही है कि भी उसके कुछ खर्चे भी हैं। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है 96,000 के। 96,000 के एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है, ये यहाँ आ जाएंगे। 9504 का आपका NSC आ जाएगा, नेट सेल कंसिडरेशन। अब सर मामला क्या है? सर मामला ये वाला प्री 2001 वाला केस है ये। अब अगर इसमें मैं एक्चुअल कॉस्ट बताऊं, मैं चाहूंगा कि फाइनल करने से पहले चीज़ों को लिख लिया जाए। एक्चुअल कॉस्ट इन दोनों का जोड़ है। एक्चुअल कॉस्ट है जी 7,15,000। 7,15,000 एक्चुअल कॉस्ट है। फिर यहाँ पे प्री 2001 एरा है, तो फेयर मार्केट वैल्यू कैप्ड एट SDV हमने ये लिखा है कि फेयर मार्केट वैल्यू SDV से ज़्यादा नहीं हो सकती। सर हमारी तो फेयर मार्केट वैल्यू जेन्युइन है, हमारी फेयर मार्केट वैल्यू 725। देखें जी SDV तो 750 है, तो क्या ये 725 यूज होगा? बिल्कुल होगा। नौ लॉ आपको कल कह रहा था सेक्शन 55 कि तुम्हारी ऑप्शन है, कि तुम्हारी ऑप्शन है। सर मैंने कहा था ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं है, विच एवर इज हायर। क्लाइंट हमारे पास टैक्स बचाने आता है, लुटने नहीं आता। तो 725 को ही हम कॉस्ट मानेंगे विच एवर इज हायर में। फिर आती है बात कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में अगर ध्यान दें, वो कह रही है कि उसने फर्स्ट फ्लोर बना दिया था 10/12/13 को, जिसपे 389 उसके लग गए थे। क्या ये इंप्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले है? नहीं, उसके बाद है। काउंट करो, काउंट करो जी। 389 का भी उसे क्रेडिट दो, बिल्कुल आपको क्रेडिट देना बनता है। तो 389 यहाँ आने लगा है। 389 का कॉस्ट भी वो लेके जाएगी।
अब भाई आपके जितने में ये बिका है 9504 माइनस 725 माइनस 389 और 83,90,000 का आपके पास इस केस में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ये कहानी है भाई अभी तक की, बहुत ही सिंपल है। बातों बातों में देखो जी क्वेश्चन हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या केस है। 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अगले केस में जी देखो जो कहानी है वो थोड़ी ये डेवलपमेंट चार्ज ये वो पहले के, इसकी भी बात करते हैं। एफ सेल्स ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन 1825 फॉर 30 लाख रुपीज। 30 लाख में ये प्लॉट उसने बेचा, ये होगी FVC। इसने ये इनहेरिएट किया था प्लॉट अपने फादर से 1/4/2008 को। इस दिन प्लॉट इसके नाम हो गया होगा। इसके पापा ने इससे भी पहले खरीदा होगा। केस 49(1) में बेटे जा चुका माइंड में। कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लगना है। फादर ने प्लॉट यहाँ खरीदा। सर ये डेट पहचाने, ये 1/4/2001 से पहले की डेट है। खतरनाक साबित हो सकता है। 30,000 रुपये में उसके फादर ने डेवलपमेंट चार्जेस पे किए 10,000 के इस दिन। सर ये क्या होता है, शॉर्ट में समझा देते हैं। जब कोई नई सोसाइटी या कॉलोनी वगैरह डेवलप होती है, वहाँ प्लॉटिंग की जाती है, तो जो डेवलपर होता है वो आपसे पहले प्लॉट के पैसे लेता है 30,000। फिर वो कहते हैं यहाँ रोड्स बननी है, यहाँ सीवरेज होना है, ये सब होना है, तो उसके लिए डेवलपमेंट चार्ज भी दो। उससे प्लॉट की वैल्यू भी बढ़ती है कि हाँ जी अब सीवरेज पाइपलाइन ये सब डल गया है। तो ये जो डेवलपमेंट चार्ज होता है भाई, ये इम्प्रूवमेंट होता है। अब ये इम्प्रूवमेंट आपकी 1/4/2001 से पहले होगी। ये बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन केस है, तो ये इग्नोर होगी बेटे, याद रखियो। 20,000 रुपये का डेवलपमेंट चार्ज 156 को दिया, ये काउंट होगा बेटे, याद रखियो। फिर अब आगे भी अभी डेवलपमेंट होती जा रही है। सुनो, एफ ने डेवलपमेंट चार्ज पे किया 2011 में। क्या सर सच में भी ऐसा हो जाता है? सर हो जाता है, इंस्टॉलमेंट्स में भी पे करते हैं कई बार। अब सेल के स्टैम्प डीड एक्सपेंसेस सेल करते वक्त 1% ऑफ सेलिंग प्राइस है। FMV आ गई है, स्टैम्प ड्यूटी भी पुरानी आ गई है। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो ठीक करके नंबर सिक्योर्ड कर लेने चाहिए, स्टेप मार्किंग के जो होते हैं। सर पहले तो आप FVC वगैरह, नेट सेलिंग, ये सब तक तो पहुंचो ना। ये देखो सर, हमारे पास जो स्टोरी है वो कुछ इस तरीके की है। एक मिनट भाई। हमारा जी ये प्लॉट जो बिका है वो तो 30 लाख रुपए का शुरू में बता दिया गया है। 30 लाख रुपए प्लॉट कैपिटलाइज्ड होता है। हाँ जी सर, ये बच्चों वाली बातें बार बार नहीं करनी रिवीजन में। 30 लाख रुपए हो गए। अब उसके बाद जी आपने यहाँ कोई एक्सपेंसेस वगैरह दिए बेचते हो? हाँ जी सर, 1% ऑफ सेलिंग प्राइस। 1% ऑफ सेलिंग प्राइस आपने खर्चा किया, 30,000 मैंने और लेस कर दिए। अब 29,70 आ गया। अब जी कैपिटल एसेट ये डेफिनेटली होता है। अब मैं वो लॉन्ग शॉट ये वो देखने लगा हूँ। सर ऐसे है कि आप 2025 में बेच रहे हो, इसमें इसके पापा ने इसे खरीदा था। पापा ने खरीदा था 2001 में, तो एक से टाइम काउंट होना, 25 तक गिनना है, लॉन्ग है। कॉस्ट प्रीवियस ओनर की, सर अगर कॉस्ट देखें प्रीवियस ओनर की, मैं यहाँ आपको एक्चुअल कॉस्ट लिख देता हूँ ताकि आप निश्चिंत हो जाएं। 30,000 ये इनकी कॉस्ट थी भाई, इतने में खरीदा था उसने। ये एक COI है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, 10,000 रुपए की। खरीदा इतने में, फिर उसके डेवलपमेंट चार्ज पे किए। अब पूरा कंसंट्रेट 30,000 में खरीदा। FMV बहुत ध्यान से देखो, 1/4/2001 को नीचे चली गई है। FMV नीचे चली गई है, बड़ी रीसेंट परचेज थी इनकी, तो प्राइस कम ज़्यादा कई बार हो जाते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो कह रही है मैं तो देखो ज़्यादा ही हूँ, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, इसे यूज़ कर लो। पर सर हम इसे क्यों यूज़ करेंगे? हमारी एक्चुअल कॉस्ट 30,000 है और FMV 1/4/2001 को उससे कम है, तो हम एक्चुअल कॉस्ट को ही कॉस्ट मानेंगे। दोबारा अच्छे से चेक कर लेंगे, 30,000 रुपये को ही यहाँ कॉस्ट मानेंगे। ये आ गई बात, 30,000 आ गया। अब सर कॉस्ट टू इम्प्रूवमेंट, सर कॉस्ट टू इम्प्रूवमेंट जो फादर साहब ने इनकर की थी डेवलपमेंट चार्जेस की फॉर्म में 10,000 रुपये, 31 मार्च 2001 को, ये 1/4/2001 से पहले ये इग्नोर करनी है। 20,000 की इम्प्रूवमेंट 2006-07 में काउंट करनी है। 50,000 की इम्प्रूवमेंट 11-12 में आपने खुद की, ये भी काउंट करनी है। तो 50 + 20, 2 इम्प्रूवमेंट मैं काउंट कर रहा हूँ बेटे। 70,000 की इम्प्रूवमेंट मैंने काउंट कर ली है। अब इससे जी नेट करके मेरे पास गेन इतना आ गया है। लॉन्ग टर्म की अपनी तसल्ली है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ भी आ गया है। तो सिंपल जो 49(1) बेस्ड सम है, थोड़ा बहुत हिंट करने की कोशिश की है, ये तो आपको आनी ही चाहिए। अब सर मेरा पहला आज का जो टॉपिक है नया, वो है बेसिकली ये 50C।
ये रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स में बहुत बार यूज होने वाला केस है। इसको भाई मेरे को लगता है कि आईसीआई तो जब रियल एस्टेट में जाता है पेपर में, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं बनाता। 50C रिविजनरी मोड रहेगा, ध्यान से। कहानी कुछ ऐसी है, थोड़ी रफ में समझा देते हैं। देखो जो लैंड बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग रियल एस्टेट जिसे हम कहते हैं, इसमें ना काला बाजारी बहुत ज्यादा है। जैसे रियल में होता क्या, रियल लाइफ में मान लो कोई रेजिडेंशियल हाउस की बात ही कर लो, ए और बी में डील हो रही है। ए इज द सेलर, बी इज द बायर। अब एक्चुअल में घर का जो सौदा हुआ है वो 2.5 करोड़ का हुआ, 2.5 करोड़ में घर बेच रहा है ये। पर इंडिया में इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में और स्टैम्प ड्यूटी भी बचाने के चक्कर में लोग जो इसके रजिस्ट्रेशन के पेपर बनाते हैं वो कम वैल्यू के बनवाते हैं। तो उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा हम सेल दिखाएंगे उतना ज़्यादा कैपिटल गेन आएगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब ये हम कह सकते हैं कि बिहाइंड द डोर्स है। जो पेपर बनेंगे हो सकता है उसमें ये लिखा जाए कि 1 करोड़ 20 लाख का ही बेचा, और बैंक से पेमेंट इतनी ली जाएगी, बाकी बोरे के बोरे भर के कैश दे दिया जाएगा। इस तरह ट्रांजेक्शन होती हैं रियल लाइफ में। मतलब ब्लैक मनी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा एडजस्ट होती ही होती है भाई। अब गवर्नमेंट जिसने स्टैम्प ड्यूटी रेवेन्यू लेना है, क्योंकि जब तहसील में जाके इसकी रजिस्ट्री होगी, देसी भाषा में बोलें तो गवर्नमेंट वहाँ परसेंटेज के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी लेती है। जैसे कई जगह 5% है किसी स्टेट में, तो कई जगह 8% भी है। अब ये गवर्नमेंट को पता नहीं चल पाएगा, गवर्नमेंट को दिखाया ये गया तो स्टैम्प ड्यूटी इसी पे होगी। पर अगर ये दोनों इतने चालाक बने कि भाई इसे और कम कर देते हैं, 60 लाख ही लिख देते हैं, 60 लाख भी क्यों लिखना, 30 लाख ही लिख देते हैं, तो गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी तो कम ही होती जाएगी। तो मुन्ना गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं होती, उसने अपने एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज की, कमर्शियल रेजिडेंशियल की, एक मिनिमम वैल्यू फिक्स की होती है जिसे कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब आप वहां जाके कहो कि ये घर आपने 60 लाख का बेचा है, अगर इसकी मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी 1 करोड़ 20 लाख पे देनी पड़ेगी। इतना समझ गए। अब इस पे नजर इनकम टैक्स वालों की पड़ेगी। इनकम टैक्स वाले कहेंगे कि ये बंदा कह रहा है मैंने 60 लाख में बेचा, पर जब स्टेट गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी देनी थी तब ये मान गया कि 1 करोड़ 20 लाख पे दूंगा। तो क्यों ना इसे ये कहा जाए कि बेटा इनकम टैक्स में कैपिटल गेन भी 1 करोड़ 20 लाख के अकॉर्डिंग निकाल। ये पॉइंट है। बहुत बच्चों ने सिर्फ इस रूल का रट्टा मारा हुआ है, वो पता नहीं है कि लगता क्यों है। तो ये सारी बात को यूट्यूब पे अब तो चाहे 2 बार दोबारा भी सुन लेना ताकि कहानी समझ में आए आपको। कि इनकम टैक्स वाले भी दिमाग लगाते हैं ना कि जब तू स्टैम्प ड्यूटी दे सकता है कि मिनिमम वैल्यू पे, तो सेल वैल्यू भी कम से कम उतनी तो दिखा ताकि कैपिटल गेन भी कुछ तो बढ़ के आए। ये यदि बेसिक कहानी है। फिर आपके सामने जी सिचुएशंस हैं। देखो अगर तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ग्रेटर देन एक्चुअल कंसिडरेशन है तो फिर कहानी आगे स्टार्ट होती है। मतलब कुछ बात ऐसी कि मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ऑन रिकॉर्ड जो दिखाया, ऑन रिकॉर्ड असलियत तो आप पता चल गया ना कि असलियत तो सामने कभी आनी नहीं। ऑन रिकॉर्ड जो मैं क्लेम कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी ये मैंने 1 करोड़ का बेचा, पर जब इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पता चलती है तो 1.5 करोड़ है। कहानी बन गई। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है एक्चुअल से। सेक्शन है 50C। रियल इस्टेट में लगता है, सोना चांदी में ना लगा देना। पहले किसी ज़माने में इसमें ऐसा लिखा गया था कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल से ज़्यादा होगी, जैसे कि हमारे केस में है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही मान लिया जाएगा। ऐसे चलता था पहले तो। फिर चेंजेस आए, टॉलरेंस लिमिट आई, कुछ टॉलरेंस। अब ऐसे नहीं कहते। अब देखो कैसे कहते हैं। कहता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है एक्चुअल से। बंदा कहता है हाँ जी सर ज़्यादा है। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से भी ज़्यादा है? अगर आप यहाँ हाँ करोगे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। अब हम अपने केस में देखें, हमारी एक्चुअल सेल है 100, 100 का हमने किया 110%, ये आ गया 110 लाख।
अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखो 1.5 करोड़, इससे तो ये ज्यादा थी ही। क्या ये 110% से भी ज्यादा है? हाँ जी। इट मीन्स ये टॉलरेंस लिमिट से बाहर है। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं 10% तक का फर्क बर्दाश्त है। कि मान लिया मुन्ना तेरा घर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से थोड़ा सस्ता बिक गया, पर जब 10% ऐड किया तेरा घर अभी भी सस्ता ही बिका, फिर तू चोर है। तो असल में पैसे ज्यादा आए हैं, दिखा नहीं रहा। इसलिए एफबीसी इतने को माना जाएगा। अब इसी में एक और वेरिएशन, एक्चुअल सेल हम कहें जी 100 है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 107 है। ज्यादा तो है, पर इसका 110% करके जो आएगा उससे ज्यादा नहीं है। अब ये देखो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% वाली वैल्यू से ज्यादा नहीं है। ऐसे में सेल कंसिडरेशन 1 करोड़ ही मानी जाएगी। जो आप कह रहे हो वो सच है, थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लॉ ये मान रहा है। ज्यादा फर्क है तो प्रॉब्लम है। ये देखें, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ग्रेटर देन 110%, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को एफवीसी मानना। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% तक की है या उससे भी कम है, तो भाई आप एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग चलना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, बहुत बहुत जरूरी। अब अगर आप ये कहानी बना दें कि आप तो जी एक्चुअल में जितने बेचो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा है, कि जैसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख है और तुम कह रहे हो मैं तो 1 करोड़ 25 लाख का बेचा है, इनकम टैक्स वाले हार पहनाएंगे तुम्हें। तुम एक ईमानदार टैक्स पेयर माने जाओगे। सच बोला है तुमने, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से असल में तो ज्यादा पे ही बिकता है, लोग दिखाते नहीं है। तो ऐसे में इनकम टैक्स वालों को क्या प्रॉब्लम है भाई? तू तो उनका भला कर रहा है, तेरी एक्चुअल सेल वैल्यू को एफवीसी मानेंगे। एफवीसी मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब कई बार क्या होता है कि जब लोगों के साथ ये रूल लगने लगता है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल पड़ा, बंदा कह रहा है जी मैंने 1 करोड़ में बेचा, इनकम टैक्स वालों ने घुमा फिरा के कह दिया कि नहीं भाई टैक्स तो 1.5 करोड़ पे देना पड़ेगा, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़ है। 110% करके भी देख लो तो भी स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा है। बंदे चिढ़ जाते हैं, कहते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है, हम सच बोल रहे हैं। हमारे एरिया में जो ये कलेक्टर रेट है, कलेक्टर रेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कहते हैं, सच में मार्केट गिर चुकी है, यहाँ खरीद बेच हो नहीं रही है। इनकम टैक्स वाले तो बकवास मार रहा तू, अगर तेरी बात में दम है तो वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट करवा ले। वैल्यूएशन ऑफिसर आएगा, अब वैल्यूएशन ऑफिसर इनका बंदा है, इनकम टैक्स वालों का। अगर आप वैल्यूएशन ऑफिसर की फीस आपको पे करनी हो, वैल्यूएशन निकालेगा, आपके एरिया में आएगा, पता करेगा इर्द गिर्द क्या रेट चल रहा है। अगर वैल्यू असर्टेंड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा निकली, भाई ये 100, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी सर 150, ऑफिसर आया रिपोर्ट बना गया कि 202 है, वैल्यू 202 है, अब उससे भी ज्यादा निकल गई जितने पे वो आपको टैक्स देने के लिए कह रहे थे। अब आपकी पिटाई नहीं होगी, ये ना सोचना कि अब ये कह देंगे, ये कहेंगे करवाली बेइज्जती, आ गया मजा, टैक्स मान जा 1.5 करोड़ पे देना पड़ना। मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर एफवीसी को बढ़ा नहीं सकता आके, ये पहले समझ लें। क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन ना करवाते, 100 पे बेचा था, 1.5 करोड़ एसडीवी थी, 110% वाला रूल लगाने के बाद साबित हो गया था कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन 1.5 करोड़ है। आपने वैल्यूएशन ऑफिसर मंगवाया, उसने वैल्यू ज्यादा भी निकाली, कोई नहीं, थोड़ी बेइज्जती वाली फीलिंग है, टैक्स आपको 1.5 करोड़ पे ही देना होगा। पर अगर वो वैल्यूएशन ऑफिसर आपका भला कर दे कि नहीं यार सच में इस एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ डील्स हो नहीं रही, तो ये सरकारी वैल्यू ज्यादा है, एक्चुअल में रेट इतना ही है, वैल्यू कम निकाली, अब जो कम वैल्यू वो निकाल गया वो आपकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन है। अब तो फायदा कर गया ना, अगर वैल्यूएशन ना करवाते तो 1.5 करोड़ पे टैक्स दे रहे थे, वैल्यूएशन ऑफिसर आया वैल्यू कम निकाल गया, ये फायदा है। अब इसमें जो सबसे धमाकेदार चीज है वो क्या होता है, सर प्रॉपर्टी की डील को अच्छे से समझना होगा। एक होता है डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस दिन बायर सेलर को कुछ एडवांस दे देता है, फिर टाइम ले लेता है 3 4 महीने 6 महीने का, कि बाकी के पैसे हम इकट्ठे करते हैं, वो आपको देंगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन करा देना। दूसरी होती है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे ये है डेट ऑफ एग्रीमेंट, इस दिन एग्रीमेंट हुआ, ये है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डील जो एक्चुअल में दिखाई गई
वो ये है कि एक्चुअल सेल 1 करोड़ 80 लाख है। ठीक है भाई, 1 करोड़ 80 लाख है। अब एसडीवी किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। आज जिस दिन हमने देसी भाषा में हम वर्ड यूज करते हैं बयाना, अंग्रेजी में कहते हैं एडवांस, जहां आपने एडवांस इसमें से कुछ पैसा, जैसे कि बोलने को 23 लाख रुपए जिस दिन दिए थे, उस दिन सरकारी रिकॉर्ड बोलते थे कि एसडीवी इज 170 लाख। ठीक है, फिर 170 लाख एसडीवी है, आप तो 180 शो कर रहे हो, मतलब समझे। पर अब क्या हुआ कि बीच में कई महीने का गैप पड़ गया, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ आते आते 3 महीने से ज्यादा टाइम बीत गया। ठीक है, उस टाइम को सीरियसली ना लेना भाई, नहीं तो हटा देता हूँ। और वहां एकदम से गवर्नमेंट ने, सरकार बदल गई, कुछ हो गया, ये एसडीवी बना दी, ये एसडीवी बना दी जब आपकी रजिस्ट्री हो रही है। तो अब अगर आप अपने एक्चुअल सेल का 110% करते हो, जो कि 198 आएगा, ये एसडीवी तो उससे बहुत ज्यादा। एज ए सेलर यू विल पैनिक कि भाई ये मैं इस पे अब टैक्स दूं। ओहो, एक दिमाग आपका कहेगा कि नहीं यार, हमने जिस दिन डील की है उस दिन तो एसडीवी ये थी, तो हम उससे तो ज्यादा ही दिखा रहे थे, तो हमारी एफवीसी तो यही होनी चाहिए। ये इधर जाएगा, ये आपको कहे नहीं नहीं रजिस्ट्री तो बाद में हुई है, रजिस्ट्री तो बाद में हुई है, एग्रीमेंट का क्या है, एग्रीमेंट का क्या है। अब आपको ये टसल समझ आ गई कि दो एसडीवी हैं, एक एग्रीमेंट डेट की है, एक किस दिन की है, रजिस्ट्रेशन डेट की है, कौन सी यूज करनी है। ये तो यूज हो ही जाएगी भाई, अगर कोई लॉ में ज्यादा पॉइंट ना निकला, ये तो यूज होएगी होएगी, नहीं लॉ में रास्ता है। अगर आप चाहते हो कि ये वाली एसडीवी यूज हो, 50C लगाते हो तो ये वाली, तो यू हैव टू प्रूव समथिंग। आपको प्रूव करना है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट पे जो एडवांसेस आए थे उसमें कुछ पैसा कैश में नहीं चलेगा, या तो अकाउंट पे ही चेक से आया था, या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से आया था, या आरटीजीएस हुई थी, या एनईएफटी हुई थी, या गूगल पे ये वो हुआ था। मतलब कि इफ यू वांट टू यूज द एसडीवी ऑफ दिस डेट, देन यू हैव टू प्रूव कि इस दिन जो आपने पैसे लिए थे वो प्रिस्क्राइब मोड में लिए थे। कैश तो झूठ भी बोला जा सकता ना, कि उस दिन एग्रीमेंट हुआ भी ना हो, मैं वैसे ही कह दूंगा हाँ उस दिन कैश आया था। कैश नहीं, पैसा बैंकिंग रूट से आएगा तो प्रूफ होगा, एक बंदे का अकाउंट डेबिट होगा, दूसरे का क्रेडिट होगा, पता चल जाएगा। तो ये कहाँ लिखा सर? ये यहाँ लिखा सर, इफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस दिन हमारा एग्रीमेंट हो रहा है और जिस दिन प्रॉपर्टी फाइनली ट्रांसफर हो रही है, वो दोनों डेटों में फर्क है। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली कंसिडर की जा सकती है अगर हम प्रूव कर दें होल या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, सारे पैसे या कुछ पैसे रिसीव हुए थे अकाउंट पे ही, चेक से, ड्राफ्ट से, ईसीएस से, इन सब से, कब? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट। डीओए, डेट ऑफ एग्रीमेंट पे पैसा मिला या उससे पहले पैसा मिला प्रिस्क्राइब मोड से, तो आपकी डील की एसडीवी ये बनेगी भाई, वो नहीं। और अगर आप ये प्रूव ना कर पाए, जैसे आप कह रहे हो एग्रीमेंट तो हुआ था सर, मैं सच बोल रहा हूँ, पर हमने पैसे कैश में लिए थे, ना बेटा ना, फिर एसडीवी ये होगी। समझ रहे हो बेटा? ना बेटा ना, ये याद रखना, वो लिखा हुआ, अदरवाइज एसडीवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विल बी कंसिडर्ड। So this is 50C, very very important, the king of real estate transactions, the king of real estate transactions। भाई रियल एस्टेट में जो क्वेश्चन आईसीए के डलते हैं, उसमें बेचते वक्त तो भाई इसकी कहानी बहुत बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो ये एक सेक्शन जी रिवीजन में जरूर अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपने बिठानी है। जो भी मटेरियल आपने पहले किया हुआ उससे भी दोबारा पढ़ लो, ये चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए। अब इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसको गो थ्रू मैं करवा दूंगा, सॉल्व तो नहीं पूरा करने बैठ रहा, कि मल्टीपल केसेस क्या हो सकते हैं। एक मिनट बेटा, ये देखें, ये है जी क्वेश्चन नंबर 16। एक्स ओन्स ए पीस ऑफ लैंड सिचुएटेड इन नोएडा, डेट ऑफ एक्विजिशन इज दिस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज 80,000 रुपये। देखो ये दिखाना चाहते हैं कि जब आपने खरीदा तो आपने 70,000 समथिंग में खरीदा, उस वक्त की भी एचडीवी इतनी थी 80,000 रुपये। इन चक्करों में नहीं पड़ना, 50C बेचते वक्त लगता है, एफवीसी डिटरमिन करने का सेक्शन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यही है आपकी 70503।
30 मार्च 26 को, मतलब 21 साल बीतने के बाद आपने ये जमीन बेच दी 4 लाख में। ये आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन है। 4 लाख रुपए आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन है। अब से आप पे शुरू बेटा। पहले केस में स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी बोली कि बेटा 5.5 लाख की वैल्यू है इसकी, और आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। अब आपने किया 4 लाख का 110%, वो आया 440। एसडीवी वहां पे है जी 550, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा अभी भी। तो आपकी जो एफवीसी मैं इतना लिख दूंगा इस केस में इतनी होगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 5,50,000, क्योंकि 110% करने के बाद भी एसडीवी बड़ी है, इस बात को समझें। अगले केस में, अब वो इसी केस में कहता है कि ऐसा मानो कि स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ने वैल्यू 575 फिक्स की, आपने एक अपील फाइल कर दी स्टैम्प एक्ट में। मैं इसीलिए इस केस में आया था कि समरी में अपील वाली बात इन्होंने डिस्कस नहीं की। देखो, दो ऑप्शन होती हैं लड़ने में। एक तो होता है कि आप इनका वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट करवा लो, वो अपनी रिपोर्ट रिपोर्ट बना देगा, जल्दी खत्म करेगा काम को। एक ये होता है आप कोर्ट कचहरी में चले जाओ, वहां तो बहुत टाइम लग जाएगा। और वहां का रूल ये होता है कि जो वहां फाइनल होगा वो मानना पड़ेगा। वैल्यू हायर लोअर जो उन्होंने निकाल दिया आपको माननी पड़ेगी। एक्स फाइल्स एन अपील अंडर द स्टैम्प एक्ट, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रिड्यूस कर दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। सर ऐसे में एफवीसी 4.90 होगी। अब अगला केस वैल्यूएशन ऑफिसर की तरफ। वैल्यू अडॉप्टेड बाय द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी इज दिस। एक्स ने चैलेंज नहीं किया इस स्टैम्प एक्ट में, पर वो एओ के पास गया और बोलने लगा कि ये वैल्यू तो जी ज़्यादा है, मैंने तो मालिक 4 लाख में चीज़ बेची है, अब 560 मांग रहे हैं। तो एओ ने रेफर कर दिया वैल्यूएशन ऑफिसर को, जो वैल्यू इतनी निकाल गया। सर फायदा कर गया आपका। आपको 560 पे टैक्स देना पड़ना था, एफवीसी 560 मानी जानी थी। अब वैल्यू कम निकाल गया तो एफवीसी मानी जाएगी 525। अगला पार्ट इसी की एक्सटेंशन है। वहां इन्होंने लिख दिया जी सिचुएशन नंबर 3 में आप ऐसे मानो कि जो वैल्यू अडॉप्टेड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर है वो 610 है। सर इससे ज़्यादा वैल्यू निकाल गया, कोई नहीं भाई, क्या उखाड़ लेगा, ज़्यादा वैल्यू कुछ नहीं होती, एफवीसी 560 ही माननी पड़ेगी। मतलब भाई आपको ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता, नुकसान तो आपका पहले ही हो रहा है ना। 4 लाख के बजाय 560 पे आपसे टैक्स मांगा जा रहा है। अब वो अफसर उससे ऊपर वैल्यू निकाल दे ना, वो वैल्यू फिर किसी काम की नहीं है। ये कहानी। तो भाई रियल एस्टेट का किंग सेक्शन आपने किया। सर एक मेरे को रियल एस्टेट, क्योंकि देखो रियल एस्टेट दिमाग पे चढ़ी रहेगी रीजन, या सारे क्वेश्चन स्कैनर में देखो उसी के होते हैं। अब आ गया जी आपका ये एडवांस फॉरफिटेड वाला। एडवांस फॉरफिटेड वाला जो केस है वो, ये भाई बहुत बहुत जरूरी है। 51 सेक्शन है। मेरे को लग रहा है भाई इसको डिटेल में पढ़ा दे तो बच्चों का ज़्यादा फायदा। यहाँ एक दो बातें कम लग रही हैं। आओ सर 51 सेक्शन में चलते हैं। ढूंढ लेंगे, 2 मिनट लगेंगे, इतने भी कोई बिजी नहीं हो आप। बहुत टाइम अभी सितंबर को, जनवरी को। 51, ये थोड़ा आगे होना चाहिए, इतनी जल्दी तो नहीं आएगा। ट्रांजेक्शन नॉट टेकन एज ट्रांसफर। फिर ये सब डेफिनेशन, चल भी चल, चल भी चल, जल्दी चल। कंपुटेशन, भाई ये तो 55। सर्च पा लें, लग रहा है ऐसा कर लेना चाहिए था। यार इंस्टीट्यूट का ये पंगा है। एक मिनट रुको। एडवांस पढ़ाने को तो वहां से भी पढ़ा दूं, पर उसमें एक आधा पॉइंट कम होगा। ये पहुंच गया लगता। हाँ जी सर, बिल्कुल पहुंच गए। आजू जी। तो ये है जी सेक्शन 51, 434 पेज पे, एडवांस मनी रिसीव्ड सेक्शन 51। देखो सेक्शन बात ये करता है कि कई बार जब कैपिटल एसेट को बेचने की नेगोशिएशन स्टार्ट होती है, मतलब ये ऐसे बात नहीं करता कि ये रियल एस्टेट का सेक्शन है। ये ऐसे बात करता है कि ए अपना एक कैपिटल एसेट बी को बेच रहा है, जिसमें जी बी ने उसे 10 लाख रुपए दे दिए। टोटल डील 60 लाख की है, तो बैलेंस बचा 50। अब ये 50 अगले 3 महीने में दे देगा।
और ए ने कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में लिख दिया कि भाई अगर तू अगले 3 महीने में ये पैसे ना दे पाया, बचे हुए 50 लाख, तो तेरा एडवांस मैं फोरफिट कर लूँगा, तेरा एडवांस मैं फोरफिट कर लूँगा। इसका ट्रीटमेंट हमने सीखना है कि अगर एडवांस मनी सेलर फोरफिट कर लेता है, मतलब कि फोरफिट का मतलब समझ गए, बी 50 लाख नहीं दे पाया, अब ए ने कहा तेरे 50 लाख भी मैं वापस नहीं करूंगा, मैं जिसको मर्जी बेचूं। अब तो ए के पास जो ये 10 लाख रुपए आ गए हैं, 10 लाख बोलना चाहिए, 10 लाख रुपए मैं वापस नहीं करूंगा, जिसको मर्जी बेचूं। ए के पास जो ये 10 लाख रुपए आ गए हैं, हमने इसका समझना है कि क्या होगा। सर ये ऐसे 1/4/2014 से पहले अगर एडवांस फोरफिट हुआ है तो ट्रीटमेंट अलग है, सेक्शन 51 देखेगा। इसके बाद अगर हुआ है तो ट्रीटमेंट अलग है, फिर ये अदर सोर्सेज में चला जाएगा, आपकी इनकम बन जाएगा। ये ऐतिहासिक डेट है बेटा, हम इसे बिफोर मोदी आफ्टर मोदी करके याद करते हैं कि मोदी जी 2014 में आ गए थे, तो अगर उनके आने से पहले हुआ है तो ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है, सेक्शन 51 रहेगा। उनके आने के बाद हुआ तो ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। देखें जी, इट इज पॉसिबल फॉर assessee to receive some advance in regard to the transfer of capital asset. Due to the breakdown of negotiations, assessee may have retained the advance. कहते जी ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको एडवांस मनी आई, फिर आगे बात पूरी नहीं हुई और आपने एडवांस को रिटेन कर लिया। अब सेक्शन 51 क्या कहता है? सेक्शन 51 प्रोवाइड while calculating the capital gain, the above advance retained by assessee must go to reduce the cost of acquisition. बोले अब आगे जब आप कभी इस एसेट को बेचोगे तो जितना आपने एडवांस फोरफिट किया हुआ है वो आपकी कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाएगा, ये कह रहा है 51। हाउएवर अगर एडवांस मनी रिसीव और रिटेन करने वाला प्रीवियस ओनर था, आपने नहीं, प्रीवियस ओनर ने किया था ये फोरफिट, तो लेस नहीं होगा। द सेम विल नॉट गो टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ट्रीटमेंट कुछ ऐसा है भाई, अगर फिर से समझाऊं, भाई ए ने जैसे हम बोले एसेट खरीदा, कभी जी एसेट खरीदा 2005-6 में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 98 लाख, और एक डील करने लगा था 2011-12 में, 14 से पहले रोकना पड़ना, जहां उसे 15 लाख एडवांस आ भी गया था, पर ये डील मटीरियलाइज नहीं हुई, कैंसिल हो गई थी। अब आपके ईयर में ए आया, उसने बोला कि अब तो 2025-26 आ गया और मैं ये एसेट 2 करोड़ 2 लाख रुपए का बेच दिया। अब जो आपने अभी अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 98 लाख है, उसमें 15 लाख का एडवांस माइनस होगा, आपकी कॉस्ट 83 मानी जाएगी। ये आपने पढ़ा, ये आपने दोबारा भी देख लेना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस होगा। पर अगर कहानी ऐसी घूम जाए कि ए की कुछ डेथ हो जाए या कुछ हो जाए, विल कर दो किसी को और एसिड किसी और के हाथ में चला जाए, एडवांस इसने फोरफिट किया, एसिड किसी और का हो गया फ्री फंड में 49(1), फिर वो बंदा पूरी कॉस्ट का बेनिफिट भी लेगा, एडवांस मनी माइनस नहीं होगी। तो ये था जी सेक्शन 51, जिसमें काफ़ी लूप होल दिखते हैं। जैसे सबसे पहले ईमानदारी चाहिए कि एडवांस 11-12 का फोरफिट हुआ 25-26 में वो बेच रहा है, तो ईमानदारी से वो 15 लाख लेस करे, इतना पुराना रिकॉर्ड तो कहाँ से लाएंगे भाई। और दूसरा लूप होल ये दिखता है कि भाई अगर ओनर चेंज हो गया, 49(1) का मामला बन गया, तो ये एडवांस कभी माइनस नहीं होगा। तो जब मोदी जी आए 1/4/2014 वाला जो लॉ आया, उसमें इन्होंने ये कहा कि भाई देखो, अगर तो आपने एडवांस यहाँ फोरफिट किया हुआ पुराने टाइम में, फिर तो ट्रीटमेंट यही है, पर इस दिन या इसके बाद कभी भी एडवांस फोरफिट किया तो जब फोरफिट किया उसी साल की इनकम बन जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगा। मतलब वेट एंड वॉच नहीं किया जाएगा, साथ साथ टैक्स ले लिया जाएगा। ये सारा भी आएगा लिख के सर? सर बिल्कुल लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ 56(2)(9) सेक्शन है अदर सोर्सेज में, जो टैक्सेबिलिटी बनाता है ऑफ एनी सम मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस इन द कोर्स और नेगोशिएशन ऑफ ट्रांसफर, कॉन्सिक्वेंटली दिस विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर एडवांस आपने यहाँ फोरफिट किया और नेगोशिएशन पूरी नहीं हो पाई। अब इंस्टीट्यूट बड़ा अच्छा एक समरी टेबल भी बनाएगा, उससे भी देख लें। अगर एडवांस वॉज रिसीव्ड एंड फोरफिटेड बिफोर 1/4/14, तो ये एडवांस मनी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस होगी बेटे। टैक्सेबिलिटी एक तरह से पोस्टपोन हो जाएगी,
जब तक आप बेचोगे नहीं। ईमानदारी आपकी टेस्ट होगी कि हाँ भाई आप लेस करते हो या नहीं। अगर एडवांस मनी रिसीव और फोरफिट ऑन और आफ्टर 1/4/14 हुई है तो जब आपने फोरफिट कर लिया उसी साल का ये इनकम बन जाएगा। टैक्सेबिलिटी ईयर ऑफ फॉरफीचर में ही हो जाएगी, वेट एंड वॉच नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, ये है सेक्शन 51, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं बिना एग्जाम्पशंस के चला रहा हूँ, कैसे 50C दिखा दिया, 51 दिखा दिया, 49(1) हो गया, ताकि एक बेसिक जो ढांचा है क्वेश्चन का वहां तक आपको ले चलूं। अब ICAI ने भी क्वेश्चन बनाए होते हैं, हमारी कोशिश है कि भाई कोई इलस्ट्रेशन वगैरह को इस वक्त पिक किया जाए, देखा जाए कि भाई आपको कुछ उसमें समझ में आएगा। अभी जो इतना हमने पढ़ा है, इतना तो नहीं खैर इसे कह सकते क्योंकि अभी एग्जाम्पशंस तो कोई की नहीं है, सारी बड़े अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है भाई। मैं सच बोलता हूँ अगर ये सारे भी आपको आते हो ना तो आपका आधे से ज़्यादा स्कैनर तो इसी में हो जाता है। सर ये वाला कर पाएंगे ये, देखें। हम्म, हो तो जाएगा। अब ये आगे जो ये परचेज करेगा कि मैंने ये खरीद लिया वो खरीद लिया, वो तो भाई बात की बात है, वो तो एग्जाम्पशन। आप बेसिक कंप्यूटेशन पे ध्यान देते हैं। मिस्टर सार्थक एंटर इनटू एग्रीमेंट विद मिस्टर जय कुमार टू सेल हिज रेजिडेंशियल हाउस लोकेटेड एट कानपुर। ICA स्टडी मटेरियल का बेटा जी 5th क्वेश्चन है, तो यहाँ 3.478 पेज पे है। तो सार्थक ने एक एग्रीमेंट किया जय कुमार के साथ, वो अपना घर कानपुर वाला बेचने जा रहा है। इसे कितने में बेचने जा रहा है? 1.5 करोड़ में। अब ध्यान से समझना, यहाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की खुशबू तो आ ही रही है। क्या कहता है? कहता है ये पैसे ऐसे दे दियो भाई, 20% तो अकाउंट पे ही चेक से दे दियो, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से दे दियो, डेट ऑफ एग्रीमेंट। सही है। अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट पे ये पैसा ऐसे आ जाता है तो इस दिन की SDV काम आ जाएगी। एक्चुअल डील तो इतने की है, 60% दे दियो पोजेशन पे, बाकी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है भाई। जय कुमार हैंडेड ओवर दी पोजेशन ऑन दिस डेट, रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट हुई। सर ट्रांसफर यही माना जाएगा, ट्रांसफर का ईयर यही यहाँ से डिसाइड होगा। अब पोजेशन दे देते हैं तो वो ट्रांसफर है, रजिस्ट्री हो चाहे ना हो। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तीन तीन डेट पे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तीन तीन डेट पे, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन की भी, जिस दिन पोजेशन हुआ उस दिन की भी, और जिस दिन फाइनली रजिस्ट्रेशन हुई है उस दिन की भी। सर हमारे लिए रेलेवेंट है 170 लाख। यस। तो आप क्या करोगे? 150 लाख का आप करोगे, 150 लाख का 110%, वो आएगा 165। अब स्टैम्प ड्यूटी ऑन एग्रीमेंट डेट इज 170। सर 165 से तो 170 बढ़ा, तो FVC किसे मानेंगे? 170 को। अब उसके बाद सार्थक हैड अक्वायर्ड दिस हाउस फॉर दिस मच, यस ये दी कॉस्ट है। फिर पैसा आ गया, फिर उसने पता नहीं और घर खरीद लिए। सर इतना में नहीं आता, हमने पहले इतने का ही चेक करना है कि हमारा 50C ठीक हो गया, हमारा कैपिटल गेन कंप्यूट हो गया, दैट इज मोर देन इनफ, जितना पड़ा उतना होगा, जो सीधी सी बात है। सर ये देखो, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 1.5 करोड़, फिर उसके बाद जी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतनी, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का इतना। ओ भाई इतना लिख देते हो, 110% करके खत्म करो। 110% 165 लाख आएगा, और वहां से आप ये 170 क्लिक करोगे। हाँ पेपर में हम नोट्स बनाएंगे पूरे, जैसे एक नोट बनाएंगे, वहां लिखेंगे सिंस इन दिस केस दी 20% ऑफ द मनी वाज रिसीव बाय अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट ऑन एग्रीमेंट डेट, अकॉर्डिंगली SDV एज ऑन दी डेट ऑफ एग्रीमेंट विल बी रेलिवेंट। फिर आप कहोगे कि भाई देखो अब सेक्शन 50C लगेगा, ये रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन है, एक्चुअल सेल वैल्यू इज 150, उसका 110% 165, बट SDV ज़्यादा है। भाई ये मैं ये नहीं कह रहा कि इतने ज़्यादा लिखो, पर अगर आप कुछ भी नहीं करते और सीधा वहाँ 170 लाख लिखते हो, सारा यहाँ माइंड में करते हो, नंबर कटेंगे आपके। FVC में ऐसे सारा आपको दिखाना पड़ेगा। बाकी जी आजकल ये सुकून बहुत ज़्यादा, इंडेक्सिंग ख़त्म हो गई है, तो आपने घर कितने का खरीदा था वो माइनस हो गया, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। ये है कहानी सर, इतनी सी। अब थोड़ा मैं ICA में इसलिए गया था कि ताकि एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं वो दिख जाए आपको। हाँ जी, एग्जाम्पशंस जब रिवाइज हो जाएंगी तो इस क्वेश्चन पे दोबारा भी आ जाएंगे। अब यहाँ एग्रीमेंट एग्रीमेंट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये वाला करेंगे। मिसेस युविका ब्रॉट अ लैंड फॉर 80 लाख, 6th क्वेश्चन। मिसेस युविका
ब्रॉट अ वेकेंट लैंड फॉर 80 लाख इन मई 5, रजिस्ट्रेशन और अदर एक्सपेंसेस थे 10%, तो इसकी इफेक्टिव कॉस्ट हो जाएगी 88 लाख 10% ऐड करके। शी कंस्ट्रक्टेड अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑन लैंड, 1 करोड़ रुपया, 7-8। अब जो लैंड है वो 88 की है, उस पर आपने बिल्डिंग बना दी है, बिल्डिंग इज अ सेपरेट कैपिटल एसेट। देखो अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि अब ये इकट्ठे इसने बेच दिए, अगर तो दोनों को 24 मंथ से ज्यादा हो गए हैं तो कंबाइंड कैपिटल गेन निकाल लो लॉन्ग टर्म नेचर का, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर प्लॉट आपका 10 साल पुराना हो और उस पर बिल्डिंग बने को 6 महीने हुए हों और आप बेच दें, दो कैपिटल गेन निकलेंगे, एक लॉन्ग टर्म प्लॉट का, शॉर्ट टर्म बिल्डिंग का। ऐसे में बेचते वक्त कंसिडरेशन भी अलग अलग बतानी पड़ेगी। बिकता तो इकट्ठे ही है, बताना पड़ेगा कितने ज़मीन के हैं कितने बिल्डिंग के। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, पर ऐसा पेपर में हुआ हो इसलिए मैं बताने लग जाता हूँ। अभी तो ये 7-8 है तो चलेगी कहानी, बिल्डिंग तो 7-8 में बन गई। शी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ द अबव सेड रेजिडेंशियल हाउस विद मिस्टर जोहर, जो उसका रिलेटिव नहीं है। अप्रैल 15 में एग्रीमेंट हुआ, सेल कंसिडरेशन फिक्स की गई 7 करोड़ रुपए। 23/4/15 को युविका को 20 लाख रुपए एडवांस आ भी गया कैश में। हाउवर ड्यू टू द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ मिस्टर जोहर सेड नेगोशिएशन कुड नॉट मटेरियलाइज, मतलब डील पूरी नहीं हो पाई। सर अब आप घटना देखें कब घटी है, 1/4/2014 के काफी बाद। सेक्शन 51 नहीं लगेगा, 56(2)(9 लगेगा। मोदी जी आ चुके थे इस वक्त और युविका को ये इनकम 15-16 में ही शो करनी होगी। ठीक है जी। और सुने, युविका अगेन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट 1/5/25, अब आपके ईयर में, फॉर सेल ऑफ दिस हाउस एट 810 लाख। शी रिसीव 80 लाख बाय आरटीजीएस। एग्रीमेंट की डेट पे 80 लाख रुपए आरटीजीएस से आ गया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बैंक टू बैंक होता है ये भी भाई साहब, प्रिस्क्राइब मोड है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आज वाली ही रेलेवेंट रहेगी। सेल डीड वाज रजिस्टर्ड ऑन दिस डेट, हाउएवर द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ने वैल्यू को रिवाइज कर दिया, 9 करोड़ वैल्यू कर दी। आपने डेट ऑफ एग्रीमेंट पे टिके रहना। युविका ने 1% ब्रोकरेज पे की। आगे की कहानी में युविका और भी बहुत कुछ कर रही है, घर खरीद रही है, पता नहीं क्या क्या करी जा रही है। उतना नहीं आता सर, जितना आता उतने की बात करो सर। सर यहाँ पे एक्चुअल में सेल है 810 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये वाली रेलेवेंट है, ये वाली डेट ऑफ एग्रीमेंट की। इसका मैंने 110% किया तो भाई 810 में 81 और ऐड हो गया, तो दिस बिकम्स 891। बच गए सर। जब आप 110% कर रहे हो ये वैल्यू बड़ी नहीं आ रही है। एस डी वी इज नॉट ग्रेटर देन 110%। नाउ एफ बी सी विल रिमेन 810। इतना चेक कराओ बच्चों को पहले, बाकी बातें बाद की हैं। एक्चुअली आ गया, स्टैम्प ड्यूटी ये आ गया, 110% वाली पूरी कहानी, एग्रीमेंट डेट वाली पूरी कहानी देख लो भाई। फिर कहते हैं नंबर नहीं आते, इसीलिए नहीं आते, सीधा 810 लिखने की आदत पड़ चुकी है हमें। सर आप एफबीसी लिख के एक नोट बना देना, वहाँ यहाँ लिख देना कि इन दिस केस दी एस डी वी एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट विल बी रेलिवेंट सिंस द अमाउंट इज पेड बाय आरटीजीएस एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। फिर 50C लगा देना, एक्चुअल सेल का 110% करना, एस डी वी के सामने बिठा देना। अगर एस डी वी बड़ी होगी तो वो जीत जाएगी, एस डी वी छोटी प्रूव हो रही है, मतलब समझ रहे हैं। 110% करके हम 891 पे आ गए हैं, एस डी वी तो 890 है भाई, उसे इससे बड़ा होकर के दिखाना था, बराबरी पे भी नहीं जीत सकती। तो 810 आया। अब आप क्या करते हो कि भाई आपको ना कमीशन ब्रोकरेज कई बार भूल जाता है। सर यहाँ पे 1% कमीशन भी दी गई है, डीलर के थ्रू डील हुई है, 1% लेस हो गया। अब बात आई कि सर आपने ये घर जमीन कब खरीदा था, सर वो कुछ नहीं है, 1/4/2001 से पहले नहीं है कि मैं टेंशन लूँ। 80 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था 2005 में, 10% उसकी रजिस्ट्री का खर्चा आया था, 88 लाख हो गया था। फिर उसके ऊपर आपने एक बिल्डिंग बनाई थी 1 करोड़ की, अकॉर्डिंगली आपकी 88 लाख और 1 करोड़ ये इसमें से माइनस होके
आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ चुके हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ चुके हैं भाई। देख सकते हैं भाई, ये इनका फेवरेट एरिया चल रहा है, और भाई अगले क्वेश्चन में भी इसी तरह की कहानियां करते हुए दिखेंगे। होने देते हैं सर इसको भी। मिस्टर शिवा परचेज अ हाउस ऑन फरवरी 15, 1979। पुराना हो गया सर ये तो, 1/4/2001 का स्यापा पड़ेगा। इन एडिशन ही ऑल्सो पेड अ स्टैम्प ड्यूटी 10% ऑन अ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। 35,000 रुपये और जोड़ लो भाई। उस वक्त भी इतने पैसे थे, चलो कोई बात नहीं, अमीर होगा। अब कहते हैं जी, अप्रैल 2008 में शिवा एंटर इनटू एग्रीमेंट विद मोहन फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। सेल ऑफ प्रॉपर्टी करने के लिए मोहन के साथ एग्रीमेंट किया। ये मोदी जी से पहले वाला है। खुशबू आ रही है एडवांस मनी फोरफिट होने की। रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1,11,000 और द सेल डिड नॉट मटीरियलाइज। शिवा फोरफिटेड द एडवांस। लो भाई, 1/4/14 से पहले एडवांस फोरफिट हो गया। मई 15 में अगेन एंटर इन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ हाउस फॉर 20,25,000 टू मिस दीप शिखा। यहां भी एडवांस आया, पर ये मोदी जी के बाद है। अगर ये वाला कैंसिल हो गया तो अदर सोर्स में चला जाएगा। दीप शिखा ने भी पैसे नहीं दिए भाई, बड़ा मनहूसगार है भाई, बिके नहीं रहा। अगस्त 15, मिस्टर शिवा कंस्ट्रक्टेड अ फर्स्ट फ्लोर। विक्टोर रानी कहता थोड़ा और बढ़ा देते इसको। 12 नवंबर 15, मिस्टर शिवा एंटर इन टू एन एग्रीमेंट विद मनीष फॉर द सेल ऑफ हाउस। रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ दिस मच। ये देखो जी, 2025 में आ गए, 2025 में आ गए। अब एग्रीमेंट फिर से हो गया, एडवांस भी आ गया। मनीष ने सारे पैसे दे दिए, शुक्र है भाई, बिक गया। शिवा ट्रांसफर्ड द हाउस ऑन द स्टेट। शिवा पेड ब्रोकरेज 1% ऑफ सेल। बने रहना, बहुत चीजें आएंगी अभी। पुरानी एफएमवी, पुरानी एसडीवी लो कलेश। एफएमवी, एसडीवी, एसडीवी कहेगी तू मेरे से ज्यादा नहीं हो सकती। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 15 नवंबर की जब एग्रीमेंट हुआ, 20 फरवरी की जब आपने फाइनली बेचा। तो सबसे पहले जिस तरह की हमेशा हम करते हैं कि एफवीसी फाइनल करो यार, एफवीसी को पता करो, वंस इट इज क्लियर कि भाई ये कैपिटल एसेट है। आओ भी देखें, 15 नवंबर 2025 को एग्रीमेंट हुआ, इतने पे डील हुई। ये एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है। एडवांस आया अकाउंट पे ही चेक से, सही तरीके से आया। इस दिन की वैल्यू देखेंगे, अगली नहीं देखनी। कंप्लीट कब हुआ वो नहीं देखना, डील कंप्लीट कब हुई, रजिस्ट्री कब हुई, छड्डो, बात बन गई है। इसका होगा 110%। ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है, तो एफवीसी आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बराबर दिखेगी आंसर में। पहले तो ये मेक श्योर करते हैं, आने दो। ये देखो, ये दोनों बैठे हैं, मुकाबला शुरू है 110% वाला। टाइम लगेगा, आंसर यही आएगा इसका। भाई अगर आप सिंसियरली रिवाइज कर रहे हैं, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, जिस तरह अपनी भाषा में हमने नोट देना, थोड़ा कंसाइज वो बना के जरा मेरे को व्हाट्सएप करना, ताकि मेरे को पता चले कि जो ये मेहनत हो रही है, टाइम लगाया जा रहा है, वो वाकई कोई सीरियस भी है या यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, बस पहले की देख के ख़त्म। चलो भाई, वो अपनी मर्जी है भाई, जो इस तरह कर रहे हो आप, हमें तो बुरा लगेगा अगर ऐसा हो रहा तो। अब भाई अगली कहानी, सर ये घर खरीदा कब था? सर इस घर के तो बहुत क्लेश हैं। तो 79 में खरीदा था। टोटल इजी इफेक्टिव कॉस्ट उस वक्त बनी थी 359। बट ये पुराने केसेस में एक ऑप्शन होती है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू उठा सकते होते हैं 1185 की। 359 कॉस्ट है भाई, 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू इतनी है। और उसमें एक और पंगा है कि फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब 359 तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट है, फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, तो मैं कॉस्ट तो इसे मानूंगा। सर अभी एक और क्लेश है, ये आप कॉस्ट ऐसे ही नहीं मान सकते। आपने इसमें दो एडवांस फोरफिट किए हुए हैं। एक 2008 में किया था जब मोदी जी नहीं थे, तब सेक्शन 51 लगता था। तो जो एडवांस आपने फोरफिट किया था वो आज आपको याद रखना होगा और माइनस करना होगा। सर कितना? 1,11,000। एक आपने 2015 में किया था जब मोदी जी आ चुके थे, वो एडवांस आपकी इनकम में जा चुका हो, उसे दोबारा माइनस ना करवाएं।
तो 10,70,000 में से एक एडवांस माइनस होना है, पहले वाला। ये देखें जी, हमारा आंसर यही है। 10,70,000 में से आप 1,11,000 माइनस कर देंगे तो आप 959 पे होंगे बेटा। काफ़ी अच्छा है भाई। पेपर में आप पेशेंस से, कंट्रोल से करें तो ये क्वेश्चन मैनेजेबल तो है, पर ये नहीं कि आप इधर उधर हैं तो ये हो जाएगा फिर भी। ये उसने जो ऊपर फ्लोर बना दिया था इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, इसमें भी क्या ध्यान रखना है कि इम्प्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटे, ये चीज़ का ध्यान रखना तूने। अब भाई काफ़ी नोटिंग नोटिंग बनी हुई है, वो आप इंजॉय कर लेना भाई, पढ़ पढ़ लेना इसको सारा। अपन ने तो समझाना था, समझा दिया। आगे जी शेयर शेयर ये सब चीज़ें, अभी हमारा फोकस इन पे नहीं है। जितना हुआ है इसको रिवाइज करके रखें। अगली बार जी मैं चाहूँगा एग्जाम्शंस कराऊँ, 54 को ले आते हैं, देन वो 54B C ये सब स्टार्ट करते हैं। डन।